गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है 29 जनवरी। आज हम लोग 29 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए एक सुविचार से शुरू करते हैं कि कभी कभी सफ़र ज़्यादा खूबसूरत होती है मंजिल से। मंजिल पाएंगे उससे ज़्यादा खूबसूरत होती है सफ़र। तो अभी आप लोग सफ़र में अभी खूब मेहनत कीजिए और अपने माता पिता के फ़िक्र को फ़क्र में बदलिए। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025 कब मनाया गया। तो ये विश्व कुष्ठ रोग दिवस अभी 26 जनवरी को मनाया गया है, जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था तब। ठीक है, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। कब? 23 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है क्या? पर्यटन दिवस। क्या मनाया जाता है? पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस यह मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं कि जनवरी के अंतिम सप्ताह को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है जनवरी के अंतिम सप्ताह को? विश्व कुष्ठ रोग दिवस। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी के अंतिम सप्ताह को। ठीक है, हर साल मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था विश्व कुष्ठ रोग दिवस का? एकजुट हों और उन्मूलन करें। एकजुट हो उन्मूलन करें, इस बार थीम था। तो इस बार की कुष्ठ रोग दिवस का थीम था एकजुट हों उन्मूलन करें। ठीक है, और कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री। कुष्ठ रोग जिस जीवाणु के कारण होता है उस जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री है वो जीवाणु जिसके कारण कुष्ठ रोग होता है। ये किस किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है हमारी त्वचा को और तंत्रिका तंत्र को। कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है कब? जनवरी के अंतिम सप्ताह को। इस बार का थीम था एकजुट हो उन्मूलन करें। ठीक है, इस बार का थीम था क्या? एकजुट हो उन्मूलन करें। और ये किस जीवाणु के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री। ये जीवाणु है जिसके कारण होता है कुष्ठ रोग। ये प्रभावित करता है हमारी त्वचा को और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, ठीक है। आगे आता है 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस बार मनाया गया 26 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस। 26 जनवरी को मनाया जाता है सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। और स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है 25 जनवरी, क्योंकि इस क्वेश्चन में 25 जनवरी का जिक्र हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है क्या? पर्यटन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को ही मनाया जाता है क्या? मतदाता दिवस। 25 को मनाया जाता है क्या? पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस। ठीक है, 24 जनवरी है। 24 जनवरी को मनाया जाता है बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस। 24 जनवरी को मनाया जाता है बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ें? जनवरी के अंतिम सप्ताह में हम लोग मनाते हैं कुष्ठ रोग दिवस। ठीक है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस। और इस बार का थीम था एकजुट हो उन्मूलन करें। जीवाणु क्या होता है? कुष्ठ रोग के लिए जिम्मेवार जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री। और इसका प्रभाव करता है क्या? हमारी त्वचा को और तंत्रिका तंत्र को। सीमा शुल्क दिवस और स्वच्छता दिवस मनाया जाता है कब? 26 जनवरी को। ठीक है, और 25 जनवरी को मनाया जाता है पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस। ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? इस बार का बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, ये किसने जीता? ये है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, ये इस बार बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, ये इनका 7वां बार है। 7वां बार ये जीत चुके हैं। 7वां बार ये है, ये छः बार जीत चुके हैं, इस बार ये 7वां बार है इनका। ठीक है, बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को। ठीक है, अब आते हैं, इसमें बेलारूस का जिक्र हुआ तो बेलारूस के बारे में जान लेते हैं। बेलारूस की जो राजधानी है वो है मिन्स्क।
बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। इस बार एससीओ का 10वां मेंबर कौन बना? बेलारूस। इस बार हाल ही में एससीओ का 10वां मेंबर बना कौन? बेलारूस बना है, ठीक है। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल होता है भारत के ही तरह 5 साल का होता है कार्यकाल, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ें क्या, अभी हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। और एससीओ के बेलारूस 10th मेंबर बना है अभी हाल ही में, और कार्यकाल क्या है? 5 साल का रहता है वहाँ पे राष्ट्रपति का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। अभी आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, ये हम लोग का मिला फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को, जो अभी चोटिल हैं, ठीक है। जसप्रीत बुमराह को मिला है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, इस बार, ठीक है, 2024 का, इस 2025 में मिला है, ठीक है, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। चलिए इसी के साथ और जानते हैं कि आईसीसी मेंस T20 प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है? अर्शदीप सिंह को। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है किसको? अर्शदीप सिंह को, ये भी फास्ट बॉलर है। आईसीसी ओमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है किसको? स्मृति मंदाना को। स्मृति मंदाना जो आरसीबी की कैप्टन है, ठीक है। और जो ओडीआई मैन वाला है, ओडीआई मेंस, आईसीसी ओडीआई मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है उमर जाई को, ठीक है। और जो आईसीसी है वो एक टीम डिसाइड किया है 11 प्लेयर का, पूरे विश्व में 11 प्लेयर को चुन चुन के और एक टीम बनाया है आईसीसी। तो वो टीम का जो कैप्टन होंगे वो रोहित शर्मा है, उनको उस टीम का कैप्टन बना है किनको? रोहित शर्मा को, ठीक है। और आईसीसी का मुख्यालय क्या पे है? दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में और इसके अध्यक्ष हैं जय शाह, ठीक है। हम लोग इसमें पढ़ें कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर वाला पुरस्कार मिला किनको? जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी मेंस T20 वाला मिला अर्शदीप सिंह को। आईसीसी मेंस ओडीआई मिला स्मृति मंदाना को, या वोमेंस ओडीआई मिला स्मृति मंदाना को। मेंस ओडीआई मिला उमर जाई को। वर्ल्ड आईसीसी टीम का कैप्टन बनाया कौन? पूरे वर्ल्ड का आईसीसी टीम का कैप्टन बना कौन? रोहित शर्मा। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में, और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान जय शाह, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने के आईएनएस सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? तो अभी यहाँ का जो आईएनएस सर्वेक्षक ये जो रहता है ये कहाँ पे रहता है? कोच्चि में रहता है ये, कोच्चि केरल में ये रहता है, ठीक है। आईएनएस सर्वेक्षक एक जहाज़ है, ये अभी मॉरिशस गया था और वहाँ सर्वेक्षण किया है। क्या? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, यानी पानी के अंदर क्या है, पानी के अंदर कितना खनिज है, उसके अंदर शैवाल हैं, कौन कौन जीव जंतु रहते हैं, ये सब का सर्वेक्षण किया है कौन? आईएनएस सर्वेक्षक। ये एक जहाज़ है, ठीक है, सर्वेक्षण जहाज, ठीक है। ये कहाँ पे रहता है? कोच्चि में रहता है। और ये कितना टोटल 25,000 स्क्वायर नॉटिकल मील का सर्वे किया है। 25,000 स्क्वायर नॉटिकल मील का सर्वेक्षण किया है कौन? आईएनएस सर्वेक्षक, ये जहाज, ठीक है। और अभी कुछ समय पहले जो परमाणु पनडुब्बी स्वदेशी मतलब भारत का बनाया हुआ परमाणु पनडुब्बी लॉन्च हुआ है, जिसमें से सबसे पहले हुआ है भारत का बनाया हुआ परमाणु पनडुब्बी है, अरिहंत हुआ था। और अभी वर्तमान में थोड़ा कुछ दिन पहले अरिघात हुआ है। तो यहाँ पे परमाणु पनडुब्बी पहले अरिहंत का लॉन्च किया गया था और अभी किया गया है किसका? अरिघात का। ये भी याद रख लीजिएगा इसके साथ, ठीक है। मॉरिशस का जिक्र हुआ है तो मॉरिशस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मॉरिशस का राजधानी क्या है? पोर्ट लुई है। और जो मॉरिशस में है, मॉरिशस का राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। और इंडिया का पहला जन औषधि केंद्र कहाँ पे खोला गया है? मॉरिशस में। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया का पहला जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है, तो ये कहाँ? मॉरिशस में। और मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई, ठीक है। तो यहीं पे आईएनएस सर्वेक्षण जाके मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? जैसे अभी हमारे दो चला है वही अनुसार देखिए 1950 का वो टाइम था, 1950 ईस्वी का, तब हम दो हमारे 6.18, यानी हम दो हैं हमारे 6 बच्चे होंगे, उस टाइम का रेशियो था।
और अभी 2021 का रेशियो है कि हम 2 हैं और हमारे 1.9 बच्चे हो रहे हैं, यानी 2 से भी कम हो गया है। यानी अभी आदमी शिक्षित हो गए हैं, जिसके कारण बच्चे पैदा थोड़ा कम कर रहे हैं, बच्चे थोड़ा समझ रहे हैं कि बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। और ये अनुमान लगाया गया है कि 2100 ईस्वी तक हम लोग का ये जो रेशियो होगा ये 1.04 तक पहुंच जाएगा। यानी हम लोग का यहाँ भारत का जो जवान है, जवानों की संख्या कम हो जाएगी और बूढ़े आदमियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर होगा 1.9। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मेरीलेबोन क्रिकेटर क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया? जैसे डकवर्थ लुईस मेथड हुआ, वो सब मेथड चेंज करने के लिए ये सलाहकार होते हैं। ठीक है, वैश्विक सलाहकार होते हैं क्रिकेट के। तो इसमें किसको चुना गया है? हम लोग के यहाँ से चुना गया है किसको? जय शाह को। इसमें चुना गया है किसको? जय शाह को चुना गया है। और कुमार संगकारा जो श्रीलंका के क्रिकेटर रहे हैं, बहुत एकदम अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, और सौरभ गांगुली जी को चुना गया है, और संजय गुप्ता जी को चुना गया है। ठीक है, इसमें वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य में चुना गया किनको? जय शाह को, और श्रीलंका के कुमार संगकारा को, सौरभ गांगुली जी को, और संजय गुप्ता जी को चुना गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? जय शाह। और इसी में एक पॉइंट आता है कि जो यहाँ पे आयुष्मान खुराना के बारे में आया, तो आयुष्मान खुराना को क्या फिक्की फ्रेम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आयुष्मान खुराना को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? फिक्की फ्रेम। फिक्की फ्रेम क्या है? ये मनोरंजन से रिलेटेड है। फिक्की फ्रेम क्या है? मनोरंजन से रिलेटेड कुछ है। तो फिक्की फ्रेम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको? आयुष्मान खुराना को। और इस बार वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसको किसको बनाया गया है? जय शाह को, कुमार संगकारा को, सौरभ गांगुली को, और संजय गुप्ता को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो हम लोग का आर्टिकल है, क्या है? हम लोग का आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी यानी हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है 44, आर्टिकल 44। ठीक है, ये क्या है? समान नागरिक संहिता। तो अभी हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के अभी जो पुष्कर धामी वहाँ के सीएम हैं, पुष्कर सिंह धामी वहाँ के जो सीएम हैं, ये पुष्कर सिंह धामी क्या है? वहाँ के सीएम। ये क्या उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कब लागू किए हैं? 25 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किए हैं। और सबसे पहले समान नागरिक संहिता भारत में लागू हुआ था कहाँ पे? गोवा में, जब पुर्तगालियों का राज था यहाँ पे गोवा पे। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी में कहाँ? उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किया है। समान नागरिक संहिता में क्या होता है कि कोई भी धर्म हुआ, कोई भी मजहब हुआ, कोई भी धर्म मजहब का आदमी या फिर स्त्री पुरुष को भेदभाव न करते हुए सबको वहाँ पे शादी करेंगे तो सबको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तलाक देंगे तो सबको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। और संपत्ति का बंटवारा अगर होगा, पैतृक संपत्ति का बंटवारा, तो वो स्त्री में और पुरुष में, स्त्री में और मेल और फीमेल में दोनों में सेम टू सेम होगा। ठीक है, ये समान नागरिक संहिता का मतलब है। ये आर्टिकल 44 में है, डीपीएसपी में, यानी संविधान के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता? जो अभी हॉकी इंडिया लीग हुआ, ये होस्ट कौन था? झारखंड। झारखंड में क्या हुआ था इस बार? हॉकी इंडिया लीग हुआ था झारखंड में। झारखंड के रांची में क्या हुआ था? हॉकी इंडिया लीग का, झारखंड के रांची में क्या हुआ था? हॉकी इंडिया लीग का होस्ट हुआ था, जिसमें जीता ओडिशा वॉरियर्स जीता। जिसमें जीता कौन? ओडिशा वॉरियर्स जीता था। ठीक है, तो हाल ही में भारत की जो महिला हॉकी इंडिया लीग हुआ था, जो झारखंड में हुआ था, वो अभी जीता कौन? ओडिशा वॉरियर्स ने जीता था। ठीक है, और इसमें जो रनर अप रहे थे वो थे सूरमा हॉकी क्लब। सूरमा हॉकी क्लब क्या थे? इसमें रनर अप थे। ठीक है, इसका जीता कौन? ओडिशा वॉरियर्स, और इसके रनर अप थे सूरमा हॉकी क्लब। ठीक है, अगला है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था वो ज्योति थी। और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? उदिता। सबसे महंगी खिलाड़ी थी उदिता, और इस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी ज्योति। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 9वां क्वेश्चन। इसमें है कि हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च किया?
देखिए जम्मू कश्मीर, ये कहाँ कौन किया? जम्मू कश्मीर ने किया। इसका आंसर जम्मू कश्मीर होगा। तो वहाँ पे जो चिनार का पेड़ है, चिनार का जो पेड़ है उसमें वहाँ पे QR कोड लगा दिया गया, ठीक है, ताकि उस पेड़ के अगर फ़ोन से उस पेड़ के QR कोड को स्कैन करेंगे तो पता चलेगा कि उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, उस पेड़ की मोटाई कितनी है, उस पेड़ का उम्र कितना हुआ है, ये सब, और उस पेड़ का स्वास्थ्य कैसा है, इसको पता लगाने के लिए ये डिजिटल ट्री आधार पहल चलाया गया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जिससे हम लोग पेड़ की गणना भी कर सकते हैं चिनार के पेड़ की, तो उसके लिए चलाया गया है। तो डिजिटल ट्री आधार कहाँ चलाया गया है? डिजिटल ट्री आधार पहल चलाया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए किसे ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में। किसको किया गया है? दूरदर्शन को, जो हमारे यहाँ का सबसे अच्छा न्यूज़ चैनल है। दूरदर्शन को ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसके लिए किया गया है? इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें इसका मुख्य योगदान था, जिसके लिए, और इसमें जो शो चलाया जा रहा था वो शो था चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व, इसमें जो शो चलाया जा रहा था उसी के लिए मिला है क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार मिला है इस बार दूरदर्शन को, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो श्री राम कृष्ण मठ है, जो श्री राम कृष्ण मठ, इसको स्पिरिट ऑफ द मइलापुर अवार्ड मिला है 2025। स्पिरिट ऑफ द मइलापुर अवार्ड 2025 किसको मिला है? श्री रामकृष्ण मठ। ये भी आप याद रखिएगा, श्री रामकृष्ण मठ जो है इसको क्या मिला है? स्पिरिट ऑफ द मइलापुर अवार्ड 2025 मिला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ें कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? दूरदर्शन को। इसका शो का नाम क्या था? चुनाव का पर्व देश का गर्व, ठीक है। और इसमें जो श्री रामकृष्ण मठ को क्या मिला है? स्पिरिट ऑफ द मइलापुर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। स्पिरिट ऑफ द मइलापुर अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है किनको? श्री रामकृष्ण मठ को, ठीक है। तो थैंक यू। आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ कमी लगे तो वो आप लोग कमेंट में बताइएगा ताकि हम लोग उसे सुधारने का ट्राई करें, ठीक है। थैंक यू।